तो बेसिकली होता क्या है, मैंने क्यों सेट किया था, आप इसके जीते जागते उदाहरण है। और कॉम्प्रिहेंशन का जो सर आपने टेक्निक बताया था वो ही सर्वोत्तम है, वही सर्वोच्च है, वही मान के चलिए कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो कम समय में आपको अच्छे नंबर दिला सकता कि अगर ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हो जो खुद से करना चाह रहे हो, या कोई सोर्स उनको पता चले कि हाँ अगर मुझे शुरू करना है तो मैं यहाँ से कर सकता, तो क्या ये परीक्षा देना और इसको पास करना कितना कठिन और कितना सरल आप मानते हैं? है। एनसीईआरटी हम लोग नहीं पढ़ते, हम यूपी का सिलेबस जो होता था बोर्ड का वही पढ़ते थे। तो हमने कहीं ना कहीं सर उसमें थोड़ा सा लैग करे, उतना हम्म। अच्छा रिजल्ट नहीं गया, वैसे ही सर ऐसे जाने लगा। डेली क्लास किया सर मैंने, एक भी क्लास मिस नहीं की वहां पे, कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है पढ़ाई और नहीं हम है। उछलना शुरू हो गए। और इसके बाद में मैंने जैसे ही आपके साथ जुड़ा हूँ सर, 2 बार इसके पहले नेट हो चुका है सर मेरा। ओहो, क्या बात है। सर हालत तो ये हो गई थी कि इसी चेयर में सर बैठे बैठे मैंने 8 8 9 9 घंटे क्लास करी है सर। आज तक भी ये सोचता हूँ मैं कि ऐसी जगह एडमिशन लेके क्यों गलती कर दी। हाय नमस्ते एवरीवन, सर। वेरी वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। आज हमारे साथ टॉपर स्टॉक में हैं जय जय सिंह, जिन्होंने इस साल जून 2023 का एग्जाम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है। न सिर्फ क्वालिफाई किया है बल्कि इन्होंने जेआरएफ के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सो लेट्स वेलकम जय। जय, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी बधाइयां, इस बार आपने एग्जाम क्वालिफाई किया। मुझे लगता है आपने लास्ट टाइम भी क्वालिफाई किया था क्या? जी सर, सबसे पहले तो सर थैंक यू आपको, क्योंकि मुझे बहुत दिन से आशा थी कि मैं इसमें आऊँ, इंटरव्यू में आऊँ। और फाइनली आज वो दिन आ गया। थोड़ा लेट है लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ है सर। पहले तो मेरा दिसंबर 2022 वाले में हुआ था, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आ गया था। मार्च में एग्जाम हुआ था, अच्छा। उसमें जेआरएफ हुआ था सर। लेकिन उस टाइम भी आपसे मैंने बताया था, और उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुझे था कि सर से कांटेक्ट करके मुझे बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और हमारी बात हुई थी। इसके बाद सर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के कई सारे फॉर्म डाले हुए थे। हम्म। तो मुझे लगा कि सर वो तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए, बिल्कुल। जो विगत 2 साल से जारी है, उसमें कोई भी मतलब गैप नहीं आना चाहिए। तो उस वजह से मैंने सर नेट का फॉर्म लास्ट डेट से 1 2 दिन पहले जस्ट भर दिया था। लोग बोल रहे थे जो फ्रेंड्स हैं कि ना भरो, किसी का चांस ना ले लो, तुम कहीं किसी का जगह ना काट लेना। हम्म। तो फिर भी मैंने सोचा कि सर अभी कम से कम 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के मैंने फॉर्म डाले थे, तो वो हम्म। तारीख तैयारी थोड़ा कंटिन्यूअसली होती रहेगी। तो हम्म। मैंने डाला, फाइनली इस बार भी हो गया सर जेआरएफ। तो मार्च मार्च वाले, क्या मार्च वाला जो टर्म था उसका भी क्वालिफाई हुआ था, और जो ये जी अपना सर, जून वाला टर्म था इसमें भी। तो मार्च वाला बेसिकली दोनों। दिसंबर 2022 का पेपर था वो। जी सर। सो जी। लगातार आपने दिसंबर 2022 और जून 2023 दोनों ही पेपर को लगातार एक के बाद एक क्वालिफाई किया। बहुत बड़ी जी सर। उपलब्धि है ये। अपने देखिए, सफलता पाना एक चीज होती है, लेकिन उस सफलता को बनाए रखना, उस उपलब्धि को बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जी सर। जैसा कि आपने कहा कि लगातार आपने एग्जाम क्वालिफाई किया और आपका लक्ष्य जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के ही है। तो आपके इस लक्ष्य के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके अपने बारे में, थोड़ा सा हमारे जो लर्नर्स हैं आप उन्हें अपने बारे में जरूर बताएं। जी सर, बेसिकली सर मेरा नाम जय सिंह है, जैसा कि आपको पता है। और मैं मेरा गांव सर एक यमुना किनारे छोटा सा गांव, बिनकी तहसील में ही, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और प्राइमरी से एजुकेशन लेने के बाद में फिर एक मॉन्टेसरी में मैंने एडमिशन लिया, 8 तक वहां शिक्षा ली। इसके फतेहपुर बाद डिस्ट्रिक्ट मेरे। उत्तर प्रदेश से, राइट? जी सर, ये हाँ। कानपुर और प्रयागराज दोनों के बीच में ही पड़ता है सर। अच्छा अच्छा। जी सर, ये गंगा और जमुना दोनों के बीच में ही है, पूरा लंबा ऐसे फैला हुआ है सर। दोनों दो आपके बीच में, बिल्कुल सही बात जी सर। और फिर इसके बाद में सर 8 के बाद में मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिनकी में एडमिशन लिया था। वहाँ मैंने 12th तक पढ़ाई की सर। इसके बाद 12th में काफ़ी कुछ अच्छा परसेंटेज गया। तो घर में ये था कि आईआईटी की तैयारी की जाए। उस समय सर बहुत क्रेज था कि टेक्निकल में जाएं या तो मेडिकल में जाएं। है। हम्म। तो बीटेक या
एमबीबीएस उस तरफ बहुत क्रेज था। हम्म। तो इसी तरह उस समय सर कोटा से कई सारे कोचिंग से लोग आते थे यहाँ पे कॉलेजेस में। तो उन्हें उनको किसी तरह से मालूम चला होगा कि यहाँ से विद्या मंदिर में काफी सारे स्टूडेंट हैं जो आगे तैयारी करना चाहते हैं। हम्म। तो इसी तरह सर मुझे भी मालूम चला इस बारे में कि वहाँ तैयारी होती है। और फिर घर में भैया ने काफी जो है मोटिवेट किया कि नहीं तुमको जाना चाहिए, हम्म। एक बार जाना चाहिए कम से कम। तो वहाँ सर गए, लेकिन कहीं न कहीं सर तैयारी किया 1 साल। और हम लोग सर एनसीईआरटी पढ़ के तो जाते नहीं है कोटा में। एनसीईआरटी हम लोग नहीं पढ़ते, हम यूपी का सिलेबस जो होता था बोर्ड का वही पढ़ते थे। तो हमने कहीं ना कहीं सर उसमें थोड़ा सा लैग करे, उतना हम्म। अच्छा रिजल्ट नहीं गया। यूपीटीयू कॉलेज मिला था, हम्म। लेकिन उसमें एडमिशन मैंने नहीं लिया। अच्छा। और फिर इसके बाद में सर वहाँ से 1 साल रुके, दूसरे साल फिर और रुके, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई उस तरह की जैसे ख्वाब थे कि नहीं आईआईटी या एनआईटी ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल। फिर इसके बाद सर उसी टाइम पे मेरा सर ग्रेजुएशन चल रहा था। मैंने जो साइड में ग्रेजुएशन के फॉर्म डाल रखे थे वो अच्छा। बीएससी का, वहीं हम्म। बिनकी से ही। तो वो साथ में चल रहा था, उसके एग्जाम्स वगैरह में देता रहता। और इसके बाद में सर इधर जब वो वहाँ एडमिशन नहीं लिए बीटेक वगैरह में, तो मैं प्रयागराज आ गया। और यहाँ ये था कि करेंगे तो सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। यहाँ कुछ ऐसा माहौल ये सर, कोई भी आता है तो उसको लगता है कि नहीं हमें सिविल सर्विस तैयारी करनी चाहिए, उसके कहीं ना कहीं बचपन से ही ये ख्वाब रहता है। बिल्कुल सही तो बात। वो यहाँ आके और ट्रिगर कर जाता है सर वो। हम्म। तो ऐसे ही हुआ सर। फिर यहीं पे एक इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया हम्म। फाउंडेशन कोर्स के लिए। हम्म। लेकिन सर 12th तक और इसके बाद जो ग्रेजुएशन चल रहा था वो पूरा टेक्निकल था। और आर्ट्स में घुसने से ही जैसे ही पढ़ाना शुरू हुआ कोचिंग में, वैसे ही सर ऐसे जाने लगा, कुछ चीजें समझ में नहीं आई। हम्म। क्योंकि सर रिलेट करना सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से या शासन व्यवस्था से कहीं से भी उस चीज को रिलेट करना बहुत कठिन हो रहा था कभी। क्योंकि 10th में सर हमारे यहाँ वही एक सोशल साइंस में ही सारा कवर हो जाता था, हम्म। सारे सब्जेक्ट। हम्म। तो इस वजह से सर फिर ये हुआ कि ऑप्शनल भी एक होता है इसमें यूपीएससी के तैयारी में। तो उस वजह से सर मैंने ज्योग्राफी को चूज किया। उस समय सर बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट था ये बहुत ज्यादा। यूपीएससी यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा सर। ये बात है सर 2016 की बात है। हम्म। धीरे धीरे 2016 की। 2005-6 के बाद से यूपीएससी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी, और जब आप जिस जी टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे पीक पे था ज्योग्राफी की डिमांड। लेकिन उसके बाद जी से सर। धीरे धीरे मार्किंग ऐसी होने लगी कि अब धीरे धीरे लोगों के अंदर है, आज भी क्रेज है, बट अब दूसरे सब्जेक्ट्स में भी लोग ऑप्ट कर रहे हैं। प्लीज जी कंटिन्यू। सर। तो सर वहाँ से जब ज्योग्राफी का मैंने सोचा तो फिर मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में बुक्स वगैरह देखी, नोट्स वगैरह देखे। तो वहां से इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ कि सर उसमें एक चीज नहीं है, उसमें लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट का टेस्ट है अगर कोई पढ़ना चाहता है तो। हम्म। तो उसी समय सर मेरे दिमाग में आया कि ग्रेजुएशन करना चाहिए आर्ट्स में, बीए हम्म। करना चाहिए। हाँ। तो मैंने यहाँ सर एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये था कि आप जो है स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम्म। यूनिवर्सिटी में। बीएससी से एमए नहीं कर सकते हैं, हम्म। उस समय ऐसा था। तो मैंने एडमिशन लिया बीए में एक जगह पे प्राइवेट कॉलेज में। हम्म। लेकिन सर वहाँ पे रेगुलर क्लासेस हो नहीं रही थी जो हम चाह रहे थे। हम्म। 1-2 महीने गए, पूरा ड्रेस व्रेस सब सिलवा इलवा के सब पूरी तैयारी करके कि पूरे मन से। और 1 महीने 1.5 महीने बाद मालूम चला कि यहाँ तो वो खुद सजेस्ट कर रहे थे कि तुम कहाँ फंस गए अगर तुमको यूपीएससी की तैयारी करनी है। बताइए। वहां से सर फिर निकले। और उस समय में वो समय बहुत डिसाइडिंग था सर, 2018, 17, 18 के बीच का। हाँ। उस समय सर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, और वो जो मैगजीन आती थी कुरुक्षेत्र और योजना करके, हाँ। और इसके अलावा जो मंथली मैगजीन आती थी ये सारी पढ़ता था। और डाउन टू अर्थ, और इसके अलावा एक भूगोल और आप आती थी। हम्म।
ऐसे करके सर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। कभी 2 महीने में एक कंप्लीट होती थी, कभी 1 महीने में, कभी 3 महीने में, ऐसे करके वो इंटरेस्ट डेवलप होते गया। और फिर मैंने सर 2018 में फॉर्म आया ईसीसी का, एविंग क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ का फॉर्म आया। हम्म। वहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी सर, मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया। हम्म। और अप्लाई करने के बाद उसका एंट्रेंस हुआ, उसकी तैयारी की सर, और उसमें 7th रैंक आ गया। क्या बात और इसके बाद में उसमें सर एडमिशन ले लिया। फिर बाद में उन्होंने वहाँ पे जो है काफ़ी कम बच्चों ने एडमिशन लिया था, है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने सर उसमें कंटिन्यू किया और वहाँ से एमए किया। डेली क्लास किया सर मैंने, एक भी क्लास मिस नहीं की वहाँ पे। क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया ज्योग्राफी में, अगर मैं डेली क्लास नहीं किया तो मेरा कोई फायदा नहीं है इसको करने का। बिल्कुल। और वहीं से सर इंटरेस्ट चालू हो गया। ये नेट का सफर सर ऐसे शुरू हुआ। और 1 साल मेरे दिमाग में ये था कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में पहले तो ऐसी भ्रांति थी, और हमारे सीनियर 2 या 3 थे, तो वो लोग भी ज्यादा गाइड नहीं कर पाए इस बारे में। लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलती रही कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से या किसी भी टाइम आप भर सकते हैं। तो मैंने 1 साल तो सर भरा ही नहीं फॉर्म नेट का, कि हम्म, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है पढ़ा ही और नहीं हम उछलना शुरू हो गए। है। तो ऐसा सर एक दिमाग में फोबिया टाइप का था, डर भी था कि इतना बड़ा एग्जाम है, इससे हम्म, आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर जब 75% पहली बार क्लास में टॉप किया, एक लड़की साथ में टॉप करी थी, 2 लोग किए, और इसके बाद में फिर कंटिन्यूअसली 3 के तीनों सेमेस्टर में मैंने टॉप किया। क्या बात है, क्या बात वहां से सर फिर प्रोफेसर्स और हमारे जो फ्रेंड्स थे वो भी बोलने लगे कि नहीं, आपको नेट की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने वहां से सर यूपीएससी को थोड़ा सा साइड लाइन करना चालू कर दिया था। है। अच्छा। क्योंकि ये था कि क्योंकि ये था कि नहीं, अगर इसको करना है तो ये तो इसके तो 6 महीने में एग्जाम हो गए होते हैं, तो हाँ। आपको तुरंत तैयारी करना है और देना है। और साथ में एमए चल ही रहा था, 1 साल जो बचा हुआ था। हम्म। तो उसी समय सर मैंने नेट की तैयारी की थी। और पहले जब सर आप यूट्यूब पे पढ़ाते थे, तो हम्म। मैंने यूट्यूब की फ्री क्लासेस 2018 से मैंने ज्वाइन किया हुआ था सर। जब आपने ज्वाइन की उसमें अकेडमी में आए थे, अच्छा। तभी से मैंने ज्वाइन किया हुआ था। तब से क्या बात मैं है, फ्री आप तो क्लासेस बहुत देखता था। बहुत बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छी बात बहुत है। सर, अच्छा लग रहा मैंने एक बार आपको बताया था सर कि आपने जब से शुरुआत की है यूट्यूब में, तब से मैं आपके साथ हूं। तब आप यूपीएससी के लिए सर थोड़ा बहुत कंटेंट देते थे, है। उस समय से मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसे ऐसे सर तैयारी का वो शुरू हो गया। और आपकी सर सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी टीचर पे आप विश्वास कैसे करते हैं, कैसे हो सकता है कि आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं और इसमें आपको विश्वास कैसे हो, वो भी ऑनलाइन टीचर में सर। उस समय सर जस्ट शिफ्ट ही हुआ था, ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट ही हुए थे लोग, सही बात। शिफ्ट हो रहे थे। तो मैंने भरोसा किया सर यूट्यूब के बेसिस पे। मैंने यूट्यूब के आपके वीडियोस देखे थे, आपके चैनल पे जो, हम्म। वहां से फिर मैंने आंख मूंद के, जैसे ही सर मेरा एमए कंप्लीट हुआ, मैं 10 नंबर से रुका था सर मैंने खुद से तैयारी की। अच्छा। 10 नंबर में नेट से रुका था। और इसके बाद में मैंने जैसे ही आपके साथ जुड़ा हूँ सर, पहले ही साल नेट हुआ, 2 बार इसके पहले नेट हो चुका है सर मेरा। ओहो, क्या बात है। जब जब सर 1 या 1.5 साल तैयारी चली थी, और मर्ज करके जो पहला साइकिल हुआ था कोरोना के बाद में, हाँ। उसमें नेट हुआ सर। 2020 उसमें वाला सर exam। वो शायद सर परसेंटाइल में स्कोर आया था। हाँ। उसमें 1.04 परसेंटाइल से मैं जेआरएफ से रुक गया था। चूक गए। एक कब वन पॉइंट हो जीरो गया होता फोर है। परसेंटाइल और इसके बाद फिर सर हुआ एक जो एग्जाम हुआ था, हाँ। उसमें करीब 12 नंबर से रुक गया था जेआरएफ होने से। लेकिन एक चीज है सर, आपने जिस तरह से एक रास्ता बना दिया था कि नहीं, आपको निराश नहीं होना है, आपको लगे रहना है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे हमारे जो सीनियर भैया लोग हैं, अब उनको भैया हम कहेंगे, बहुत सारे सीनियर लोग उसमें उस्मान भैया और कुंदन भाई, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनसे अगर पर्सनल कांटेक्ट करो तो भी वो मोटिवेट करते थे, वो साथ में रहे। बिल्कुल। तो
कहीं न कहीं लगता था कि नहीं, वो लोग अगर टिके हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारी लड़कियां थी सर, हम्म। मैरिड लड़कियां थी। उनको देख के लगता था कि नहीं, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों हिम्मत ये हारे। नहीं कर सर सकते। मैंने 2 साल दिया, 2020 में एमए कंप्लीट हो गया, 2 साल मैंने दिया इसके लिए। सर हालत तो ये हो गई थी कि इसी चेयर में सर बैठे बैठे मैंने 8 8 9 9 घंटे क्लास करी है सर, लगातार सर, लगातार मैंने किया है सर। क्योंकि सर मैं अकेले रहता था, तो मुझे खाने वाने का ये टेंशन नहीं होता था कि लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई दिक्कत हो। खुद से ही बनाना होता ये, है। जी सर। इलाहाबाद में तो तो, प्रयागराज में तो दुनिया दुनिया ही यही है। सही बात है। यही से ऐसे ही सर पूरा ये चलता रहा। और इसके बाद में एक चीज है सर कि अ, एक एग्जाम होने के बाद में जब दूसरे बार एग्जाम देते हैं, तो सर मैंने अपनी गलतियों को एक तरह से फाइंड करना शुरू कर दिया था, जैसे ही मेरा पहली बार जेआरएफ रुका, हम्म। हम्म। कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है। किसी भी तरह से सर एक एक दो दो क्वेश्चन भी इम्प्रूवमेंट करें हर टेस्ट में। बिल्कुल। आपसे क्या सही और सही हो सकता है। हम्म। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है सर, 50-50% में, 60-40% में। यानी कि आपको 60% आ रहा है वो क्वेश्चन, 40% नहीं आ रहा है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होने से, कई कई बार फैक्चुअल आपको नॉलेज उतना नहीं है, उतना हम्म। कई बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं उससे। तो इस वजह से सर मैंने ये चीज जरूर जारी रखी थी कि अपनी गलतियां खुद खोजो और उसके समाधान के लिए आगे बढ़ो। हम्म। इसका परिणाम है कि सर मैंने उसको छोड़ा नहीं था, और मैंने फिर इसी टाइम पे सर जब नेट हो गया तो उसी बेसिस पे मैंने 2 बार बीएचयू में इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन पीएचडी के वहां लिए। सर इतनी, जी सर, इतना हाई मेरिट जाती है कि जेआरएफ वालों का ठिकाना नहीं है, तो हम लोग क्या है। वहां पे दरअसल क्या है ना, बीएचयू में असल में जो काफी अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर नंबर काफी अच्छे मिलते हैं, स्पेशली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है ना, मार्क्स बड़े अच्छे देते हैं बच्चों को अपने। जी सर। मैं भी वहीं से पढ़ा हूं तो मुझे पता है कि वहां पर स्टूडेंट्स को मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं वहां पर कि हम्म, सबको बढ़ा चढ़ा करके दिया जाता है, नहीं बल्कि सर। मतलब जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, जितना मार्क्स मिलना चाहिए उससे भी कम करके देते हैं। वहां जी पर सर। ऐसा है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है। तो ऐसा होता है कई बार कि स्टूडेंट जो 90%, 92%, 95% लेकर के आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, मेरिट वहां पे काफी हाई जाती है। जी सर। चूंकि सर ग्रेजुएशन में मेरा ऐसे सेल्फ स्टडी से, या फिर ऐसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया था बीएससी, तो उस वजह से सर हो क्या रहा था कि उसमें परसेंटेज मेरे 56% ही केवल थे। ओनली 56% मेरे सर। कक्षा 5 से लेके सर अभी तक मेरे 75 से नीचे नहीं गए। लोवेस्ट था सबसे कम अभी तक की पढ़ाई का, बीएससी में वो जी भी। सर। तो एक्सेप्ट मुझे नहीं लगा हुआ कि होगा, नहीं, मन ने कभी माना नहीं होगा ये बात कि इतना कैसे आ सकता है। कभी नहीं सर, आज तक भी ये सोचता हूं मैं कि ऐसी जगह एडमिशन लेके क्यों गलती कर दी हमने। सही बात है। रेगुलर ही कर लेते, कहीं से पढ़ लेते। हम्म। तो कहीं ना कहीं उसको था कि नहीं सर, उसको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है। मैं ये सोचता था कि सर यूपीएससी के इंटरव्यू में अगर मेरे से ये पूछा गया कि आपके ग्रेजुएशन में इतने नंबर क्यों कम हो गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा, और आपने हम्म। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। हम्म। तो मुझे ये लगता था कि अब मैं ये बताऊंगा कि मैंने अपने होम टाउन में एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज में किया है, हम्म। जहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो शायद नेट क्वालिफाइड भी नहीं हो। हम्म। सही बात। तो इस वजह से सर कहीं ना कहीं वो थे, तो एमए में जाके सर मैंने अपने प्रोफेसर को भी बोला था कि सर आपको मेरा जो है ग्रेजुएशन भी कराना है, एमए भी कराना है। हम्म। और उन्होंने रेगुलरिटी, जब रेगुलरिटी रही तो सर पूरा सब कुछ सीखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं सर फिर भी थोड़ा बहुत जियोमॉर्फोलॉजी में और क्लाइमेटोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट होते हैं सर, जो ग्रेजुएशन से सीखते हैं, ग्रेजुएशन से, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत थी, जो दूर हुई सर आपके क्लास में आके।
हुँ। क्योंकि काफ़ी यहाँ चीज़ें सर होती हैं। जीरो से शुरू हुआ था सर। हाँ। मैंने आपको पहली बार जब मेरा नेट हुआ था तो मैंने बोला था कि सर आपने मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कराया है, क्योंकि जो मैं वहाँ एमए में भी नहीं कर पाया था वो यहाँ पे कर चुका हूँ। नहीं, ऐसा रहता बिल्कुल, बहुत मेहनत की आपने, 2-2 बार जेआरएफ क्वालीफाई करना कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया का एक बहुत ही हाई लेवल प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्वालीफाई करना, वो भी 2 बार, बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी के साथ-साथ आपने ये सारी चीज़ें की, है। जी सर। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद। तो जी। प्रयागराज में रहते हुए आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका सब्जेक्ट कोई भी ऑप्शनल है, जैसे आपका ज्योग्राफी था, तो अगर उसका ऑप्शनल कोई भी है, तो क्या ये परीक्षा देना और इसको पास करना कितना कठिन और कितना सरल आप मानते हैं? बेसिकली सर ज्यादातर जो सब लोग ऑप्शनल लेते हैं हुँ, उनके लिए एक डीप नॉलेज चाहिए, उनके हुँ, उस पढ़ाई के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए उनको हुँ, पढ़ना ही होता है। हुँ, और वो सिलेबस उसमें जो यूपीएससी का सिलेबस है ऑप्शनल का, वो पढ़ते ही है वो। अगर वो चाहते हैं, वो पीजी अगर कर चुके हैं उस सब्जेक्ट में या कर रहे हैं, हुँ, तो उनके लिए नेट का सिलेबस अगर मैच करते हैं और साथ में देते हैं तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसमें नेट भी क्वालिफाई हो सकते हैं, जेआरएफ भी हो सकते हैं। हुँ, और ये उनके लिए एक दूसरा अवसर, दूसरा रास्ता भी खोल सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि यूपीएससी में सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं चाहते कि हमें कोई ऐसा रास्ता साथ में रहे जिस जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे। डिस्ट्रैक्ट करेगा अपने मेन लक्ष्य से, मुख्य लक्ष्य। उनके सामने ये सर चुनौती रहती है कि हुँ, हमें ऐसी कोई बगल में दूसरी चिंता नहीं पाल के रखती है। हुँ, लेकिन अगर इसको केवल अवसर की तरह देखा जाए या अपने नॉलेज के टेस्ट के रूप में देखा जाए कि हम ऑप्शनल में जो पढ़ रहे हैं या फिर अदर उसमें जो जनरल सिलेबस है, जीएस के पेपर्स हैं उनमें जो पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर देखें कि हम अगर इस एग्जाम को देते हैं और उसमें अगर नेट भी हो जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, साथ में देने से बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं सर, देते भी हैं। अब तो ये बिल्कुल अभी तो ज्यादातर बिल्कुल स्टूडेंट देते ही है अब तो, क्योंकि उसमें सर लगातार हिंदी मीडियम का, एक तो यहाँ पे जो ज्यादातर स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के, मैं हुँ, खुद हिंदी मीडियम का था सर। हुँ, और आज मेरे आप नोट्स देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश मिक्स। अब मुझे हिंदी के जो कठोर शब्द हैं या जटिल शब्द हैं उनको सर उनके अर्थ में कई बार दिक्कत हो जाती है। कई हुँ, बार दिमाग में लिखना चाहते हैं लेकिन वो दिमाग में वर्ड नहीं आता नहीं। आता, ऐसी समस्या होती है। तो सर अगर यूपीएससी के साथ में अगर करना चाहते हैं तो चुनौती यही है कि एक डिस्ट्रैक्शन, जो चाहते हैं कि हमको एक ही रास्ते में चलना है, हमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हुँ, वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर जिनको ये है कि नहीं हमारे सामने कोई दूसरा अवसर भी बना रहे, ताकि हम अगर निराशा अगर हमारे सामने आती है, क्योंकि यूपीएससी सर एक बहुत लंबी मैराथन है जो है पूरी तरीके से, मैराथन है। तो बहुत। आपको वो निराश नहीं होने देगा अगर आपका नेट और जेआरएफ है बगल में। हुँ, ये चीज है। तो आप 2 बार एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गए, मैं बार-बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि स्टूडेंट नेट भी नहीं हो पाते हैं और आपने ये कारनामा 6 महीने के अंदर-अंदर 2 बार किया, विदिन अ 6 मंथ। तो इस कारनामे को करने के लिए क्या-क्या जो स्रोत थे, सोर्सेज़ थे, आपने इस्तेमाल किए? कि अगर ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हों जो खुद से करना चाह रहे हों या कोई सोर्स उनको पता चले कि हाँ, अगर मुझे शुरू करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एक तो सर जनरल स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन किए हैं ज्योग्राफी ज्योग्राफी जिनका रहा है ग्रेजुएशन में, हुँ, और वो ज्योग्राफी एमएम भी कर रहे हैं, एक हुँ, वो जनरल स्टूडेंट। एक जो टेक्निकल बैकग्राउंड से शिफ्ट करके इस स्ट्रीम में आए हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है सर। हुँ, कि पहली चीज ये है कि आपको जो बेसिक चीज है जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, इसकी कुछ ना कुछ समझ होना जरूरी है। आप उसका एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं या हुँ, फिर बहुत सारी पॉपुलर बुक्स हैं। हुँ, अगर आपको दिक्कत आती है तो एज ए डिक्शनरी उनको रख सकते हैं सर साथ में, क्योंकि हुँ, 6 महीने में आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए तैयारी करना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि पीछे पढ़ना, हुँ, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ना। उसको एज ए डिक्शनरी रखिए
और हुँ, साथ में आप तैयारी करिए इस चीज की और पूरा सिलेबस पकड़िए। ये मत देखिए कि ये इसमें पॉइंट टू पॉइंट है और थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है, हम कैसे कंप्लीट करें। बढ़िए। और अगर आप इस सर के साथ में जुड़ते हैं तो वो और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आपको कंटेंट की दिक्कत नहीं है। पहली चीज, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, पहली चीज सर। हुँ, और इसके अलावा फिर और आपको बुक पढ़ने का इच्छा नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ सर। अब तो हिंदी हिंदी में भी सर कंटेंट आप दे रहे हैं, मेरे समय में तो इंग्लिश में ही था। और हिंदी में दो चार टॉपिक हो पाते थे सर, बहुत लंबा प्रोसेस है उसको ट्रांसलेट करना और एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना। समय तो लगता है बहुत। मुझे लगता है कि सर एक चीज ये हो गई कि आप उनको फिजिकल ज्योग्राफी और जो मेन बुक है इनको थोड़ा सा डिक्शनरी के रूप में ही उपयोग करिए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप यहाँ सर के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप सिलेबस में पढ़ते रहें। हुँ, पेपर वन के लिए आप पहले अपनी उसमें देख लें कि हम क्या कर सकते हैं। हुँ, टोटल 10 यूनिट्स में से क्या-क्या हमको आता है, क्या नहीं आता है, पहले ये जानना ज़रूरी जी सर, बिल्कुल सर, कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा सिलेबस है कि आप पेपर टू छोड़ के भी तैयारी कर लो तो हो सकता है कि उतना अच्छा रिजल्ट आपको ना मिले। सही बात है। तो सबसे पहली चीज है कि सर उसमें आप देखिए कि कमांड हमारी किस किस यूनिट्स में है। हुँ, मैं अपनी व्यक्तिगत निजी बात बता रहा हूँ सर कि मेरी कमांड जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और कॉम्प्रिहेंशन का जो सर आपने टेक्निक बताया था, वो ही सर्वोत्तम है, वही सर्वोच्च है, वही मान के चलिए कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो आपको कम समय में आपको अच्छे नंबर दिला सके। किया जा सकता है, सही बात है। पहली चीज तो सर तो कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी यूनिट। और मैंने इसमें सर किसको छोड़ा, मैथमेटिकल रीजनिंग को छोड़ा, लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ा। इसमें आप अ, कर भी सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत कमांड है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने तो सर स्किप किया, हुँ, डीआई छूट गई सर। डीआई में एक्चुअली क्या था, मैं इजी डीआई कर लेता था सर, इजी होती थी, तो मैं उसमें 3 क्वेश्चन करीबन सही कर लेता था। हुँ, और कॉम्प्रिहेंशन में 5 में से 4 सही हो जाते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैंने इतने 2 बार नेट और 2 बार जेआरएफ, इसमें से सर मैंने जो है मेरे 29 से ऊपर क्वेश्चन सही रहे हुए हैं। पेपर 1 में। मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि अगर हम 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं या 30 के अप्रॉक्सिमेटली रहते हैं, तो आपका नहीं होगा, ये वाला जो लोगों का एक भ्रम है कि पेपर 1 में आपका ये, स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि आपका अगर पेपर वन में कमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं सेकंड पेपर में है ही। है। और अगर नहीं है तो उसमें आप कमांड बना सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि उसको सर कहीं ना कहीं बहुत सारे 95% से ऊपर लोग, सब लोग ग्रेजुएशन में पढ़ के आते हैं, एमए में पढ़ के आते हैं। हुँ, उसमें आपको कमांड बनाना इजी है, ईज़ी। बजाय के पेपर वन में। जिसको हम लगभग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बहुत होगा तो 6 महीने तक पढ़ पाते हैं। जी वो सर। भी ठीक से नहीं कि तो सिर्फ़ वही पढ़े जा रहे हैं। सर पहली बार जेआरएफ हुआ तो उसमें केवल 22 या 23 क्वेश्चन सही थे पेपर वन में। अब कोई हुँ। यकीन करेगा सर कि जेआरएफ हो सकता है? सही बात। ये मैं बहुत आश्चर्यजनक चीज बता रहा हूँ सर, क्योंकि हमारे दिमाग में भी ये था कि सर आपने भी एक वो स्टैंडर्ड सेट किया था कि 35 से नीचे नहीं आने चाहिए। और 35 से नीचे के लिए आपने टॉपिक भी बताए थे कि अगर आप नॉन टेक में हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो आप ऐसे ऐसे के टॉपिक चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने सर 35 का किया, 35 का वो दिमाग में था और उसमें से इतने आते थे। तो बेसिकली होता क्या है, मैंने क्यों सेट किया था, आप इसके जीते जागते उदाहरण हैं कि अगर आप ये सोच के चलोगे कि मुझे 25 ही करना है तो 20 ही करेक्ट होगा। आप ये सोच के बिल्कुल चलोगे सर। 30 करना है तो 25 ही होगा, तो 35 का मतलब 30 के आस-पास आप कर ही ले जाओगे। तो जी इसीलिए एक सर। अपर लिमिट सेट करनी चाहिए ताकि आपका दिमाग उस हिसाब से काम करे। तो रिज़ल्ट आपके हिसाब से उस वक़्त तो नहीं होगा लेकिन फाइनल ज़रूर होगा। जी सर। तो पेपर वन का सर तैयारी मैंने ऐसे सिलेक्टिव किया था। हुँ, पहले तो ये पढ़ने का सर बता दिया कि मैंने यूनिट कौन से चूज किया है।
इसके बाद में जो है पीवाईक्यू हो गए सर, एमसीक्यू वगैरह करिए। हम्म। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सर ये एक चीज है कि मैंने हर पर डे जो है 10 से 20 क्वेश्चन पेपर उनके करे जरूर। ओके, बिल्कुल जरूरी है, और मैं अभी भी और बोलता हूँ। हम्म। और अगर सर पेपर टू में आए, तो पेपर टू में तो मैं कहूंगा कि पहले तो सर मैंने सारे, शुरुआत से मैंने किया था जब विजार्ड चल रहा था। हम्म। तो वहां से मैंने सर एक एक जो है नोट्स बनाए हुए थे कॉपी में, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स और मॉडल थ्योरी का। मैंने सर ज्योग्राफिकल टेक्निक और मॉडल थ्योरी का ऐसे A4 साइज पेपर में ऐसे बनाया हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। और और इसमें क्या है सर कि पेज ऐड करना बहुत आसान एक होता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के हाथ में इंग्लिश के नोट्स देख करके एक अजीब ही बिल्कुल सर। खुशी दे रही है इसमें मुझे। इसमें आप देखेंगे सर, ऊपर से नीचे तक एक भी आपको हिंदी शब्द एट्टी नहीं। परसेंट इंग्लिश मिलेगा, ऊपर 80%। और ये सब मेरे समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये मेरा ही लिखा हुआ है। मैं सर इसको ये लिखा होगा, ये मॉडल थ्योरी और ज्योग्राफिकल टेक्निक के ये नोट्स बने हुए सर 2021 के, जब मैंने इत, एडमिशन लिया था। इतना जब मैंने बॉयज, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? इतना ट्रांसफॉर्मेशन सर, पहले तो सर क्लासेस चल ही रही थी। मैंने दिमाग में बना रखा था कि आप जो पढ़ा रहे हैं सर, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी सर आपने पॉइंट किया हुआ था कि ये चीज जरूर पढ़नी है आपको रिवीजन में। हम्म। वही है ये सर, ये वही है। एक तो हाईलाइटेड है, और जो आप अलग से बिना हाईलाइटेड में भी आप टिक करते थे कि ये पढ़ना है, ये हम्म। वही है सर। ये वो तो शॉर्ट मॉडल नोट्स थ्योरी, हैं जो क्लासेस में होती हैं डिस्कशन। मॉडल थ्योरी अभी और ज्योग्राफिकल। अभी ये सारे नोट्स जब लोग देखेंगे तो डिमांड आएगी इस नोट्स की। वो तो सर रहता है ही। तो पेपर टू का सर यही पूरा मतलब पेपर टू में इसी तरह से क्लास मैं करता था, रिवीजन। और जो जो आता था, मैंने लास्ट टाइम सब जब जेआरएफ हुए हैं, उस समय मैंने एक रणनीति बनाई थी कि जो मुझे आता है वो मुझे छोड़ना है। हम्म। जो मैं कभी नहीं गलत कर सकता उसको मैं छोड़ रहा हूँ। हम्म। मैंने लास्ट में छोड़ना स्टार्ट किया सर, और जो नहीं हो रहा था उन चीजों को करना स्टार्ट किया। हम्म। नहीं, अच्छी टेक्निक है ये। जिस क्योंकि चीज सर में आपको महारत है। मैके हम्म। मैकेंडर ने सर हार्टलाइन थ्योरी कब दी ये सबको पता है। पता है। अब उसको रटने की जरूरत नहीं है कि आप जितनी बार रिवीजन करें उसको पढ़ें, उसके नहीं, आगे बढ़े जरूरत जरा सा। जरूरत ही नहीं, सही बात। जी सर। अच्छा लगा जय, बात करके। समय की बाध्यता है, इसलिए जी इसको सर। यहीं पर कंक्लूड करना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारी बातें भी और भी जाननी थी आपके स्ट्रेटजीज के बारे में, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जो है फिजिकली मुलाकात हो तो इस पे हम लोग एक गहन परिचर्चा जरूर करेंगे। काफी अच्छा लग रहा है मुझे, जरूर क्योंकि सर। दिलचस्प ये सारी घटनाएं जो हुई हैं हमारे और आपके इर्द गिर्द, बहुत अच्छा लगता है इस चीजों को जान करके, कि जब आप कोई चीज शेयर करते हैं उससे आपके उन स्ट्रगल्स के बारे में, उस हार्ड वर्किंग के बिल्कुल बारे में सर। काफी कुछ जानने को सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बस मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपका एक लक्ष्य पूरा हो गया, दूसरे लक्ष्य की तरफ आप बिल्कुल चलते रहें, धीरे धीरे ही सही, आज नहीं तो कल वो जरूर आपको हासिल हो। शुभकामनाएं जी हमारी सर। टीम की तरफ से थैंक यू आपको। सर। और मैं चाहूंगा कि आप बस चलते चलते दो शब्द हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए जो इस एग्जाम को देने वाले हैं दिसंबर एग्जाम में। दिसंबर एग्जाम जो सर देने वाले हैं उनके लिए यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें। आप जो कर चुके हैं, जो आपको आ रहा है, या आप कभी गलत नहीं कर सकते, उसको अगर चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। और जो आप कवर करना चाहते हैं उसको कर लें। रिवीजन एमसीक्यू सर पीवाईक्यू जरूर करें, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उनको आप छोड़ नहीं सकते, दरकिनार मत कीजिए उनको सर। और कम से कम पेपर वन में डेली 10 से 20 30 क्वेश्चन करीबन जरूर बनाइए, क्योंकि अब एग्जाम सर पे ही है, ऐसा मान के चलिए। हम्म। और पेपर टू में करीबन दिन में 50 से 60 क्वेश्चन डेली बनाइए। यही मेरा सर मंत्र है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जय। आशा करता हूं कि सभी लोग जो ये वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे, आपको बहुत सारी नई बातें, नई स्ट्रेटजीज, नई गाइडेंसशिप जानने को मिली होंगी, और आप भी कुछ इसी तरीके के स्ट्रेटजीज अपनाइए, दिसंबर का एग्जाम दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस में और भी ऐसे ही स्टूडेंट्स जिन्होंने काफी
हार्ड वर्क किया इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उनके जो स्ट्रगल थे उनको भी हम लोग जानेंगे। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो ठीक है मच। सर। प्लीज इस थैंक यू वीडियो सर। को शेयर करिएगा ताकि जय सिंह की जो बातें हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।